यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। यश भारती जी, तमाम चर्चा आपने सुनी, गीत धीर जी क्या कह रहे हैं, आपकी मैं प्रतिक्रिया पहले लेना चाहूंगी। जिस प्रकार से जो बयान आया रालोद से नेता जयंत चौधरी जी ने साफ कहा और भाजपा पर जो चवन्नी वाला अटैक किया है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कहना क्या है, पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, हंसी भी आ रही है कि कैसे गैर राजनीतिक बयान दे रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति बात कर रहा है। टिकट नहीं बांट रहे हैं, क्या नामांकन की डेट निकल गई है? नामांकन से एक दिन पहले, नामांकन से पहले तक लोगों को टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो जब प्रज्ञा ठाकुर जैसों को ला सकती है जिनको प्रत्याशी नहीं मिला हो, जो ऐसे व्यक्ति को लाई हो चुनाव में जिसके ऊपर आतंकवाद के मुकदमे हो, धार्मिक उन्माद फैलाने के हो, आरएसएस के प्रचारक की हत्या के मुकदमे हो, खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया हो और उसको प्रत्याशी भोपाल में, राजधानी में बनाया हो और देश के अंदर एक उदाहरण पेश किया गया हो, तो ये टिकट वितरण पे और मुझे लगता है कि अपराध पे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं बोलना चाहिए, जिनका स्वयं का मुख्यमंत्री चुनाव के समय लंबा चौड़ा हलफनामा देता हो जिसमें पूरा पेज भर जाता हो अपराधों की श्रेणी में आने वाले अपराधों को देखते हुए, जिनका उप मुख्यमंत्री पूरा पेज भर जाता हो इतने अपराध कायम हो उनके ऊपर, और सत्ता में आते ही सबसे पहले खुद के ऊपर लगे हुए मुकदमों को वापस लेते हो। तो इन्होंने जनता के लिए भला नहीं किया, जनता के लिए सरकार नहीं ली, खुद के लिए कैसे भला कर सकते हैं, पूरा काम वो किया। दूसरा, हमारे गीत जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मेरे साथ लगभग तीसरी बार एक चर्चा में बैठ रहे हैं और ये हर बार टोटी चोरी की बात करते हैं। तो कोई चोर अगर है तो कैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में उसको सजा नहीं मिली? तो या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं और वो व्यक्ति चोर नहीं है, ये केवल राजनीतिक हथकंडा, किसी को राजनीतिक नीचा दिखाना और इस नीचे गिरने के लिए इतना नीचे गिरना कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए हमें कैसी शब्दावली इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया के लिए हमें कैसी शब्दावली इस्तेमाल करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को सिखाया नहीं जाता, ना ये सीखना चाहते हैं। बात करते हैं, दुहाई देते हैं अनुशासन की, संयम की, राष्ट्र की। क्या राष्ट्र निर्माण में ये बातें आती हैं कि एक मुख्यमंत्री को अशोभनीय भाषा से इस्तेमाल किया जाए? जिसका पिता केंद्रीय मंत्री रहा हो, रक्षा मंत्री रहा हो, उसके पुत्र के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, ये राष्ट्रभक्ति कहलाती है? क्या रक्षा मंत्री के पुत्र के कोई मायने नहीं होते हैं? तो ये प्रतिक्रिया सबसे पहले ये देती है कि हमें अनुशासन रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए शब्दावली में। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जनता के बीच में हमें अपनी नीति रीति बतानी चाहिए, लेकिन इनके पास, सुनिए मेरी बात, इनके पास कोई नीति रीति है नहीं, इसीलिए निम्न स्तर पे जाते हैं, ये निम्न स्तर की बातें करते हैं कि कोरोना जो फैलता है वो जमातियों से फैलता है, जो सरकार के दायित्व थे उससे भागना था। हमने देखा अमित शाह जी थूक लगा लगा करके पर्चे बांट रहे हैं, क्या कोरोना नहीं फैलेगा उससे? सर, क्या किसी ने उस पर कार्रवाई करी है? आपने क्या किसी ने कोई कार्रवाई? आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मैं उसी बात पे कह रहा हूं, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को उठाया कि क्या ऐसे थूक लगा करके पर्चा बांटने से कोरोना नहीं होगा? देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ चुनाव, पूरी आचार संहिता इस बात पे लागू है कि कोरोना ना फैले, भीड़ इकट्ठी ना हो, और देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस तरीके के काम करें, भीड़ इकट्ठा करें, संदेश दें, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उस बात पे बात करनी चाहिए, अपनी नाकामयाबी पे बात करनी चाहिए। पहली लहर में नाकामयाब रहे कोरोना की, दूसरी लहर पे नाकामयाब रहे, तीसरी लहर पे नाकामयाब रहे, लोगों को ना ऑक्सीजन दे पाए, ना शमशान और कब्रिस्तान दे पाए। ये केवल छोटी राजनीति और ओछी बातें कर सकते हैं। अमित शाह जी ने ऑफर दिया, ऑफर पर पलटवार हो गया और अखिलेश यादव जी के साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए जयंत चौधरी रालोद के। क्या इससे संदेश जाता है, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी जिसके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह सार्वजनिक मंच से जब वो बैठक करते हैं और ये कहते हैं कि रालोद के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, और दूसरी तरफ से संदेश आता है कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी के साथ वो नजर आ रहे हैं, तो इसका क्या संदेश जाता है और क्या लगता है आपको जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको कितना साधते आप नजर आ रहे हैं, और क्या संदेश बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक बड़े दिल वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जनता दरबार में जो संभव हुआ, जो भी उनके पास आया उसके लिए काम किया, उन्होंने जनहित के काम किए, जनहित की योजना लाए। अभी हमारे बीजेपी के साथी भी बोल रहे थे, मैं आपके जवाब पे आ रहा हूं, उसी बात को तारतम्य बनाते हुए, बीजेपी के साथी कह रहे थे कि पेंशन खत्म कर दी थी और आर्थिक सहायता खत्म कर दी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आर्थिक सहायता बढ़ाई है,
पहले हम 6,000 सालाना देते थे, अब 18,000 सालाना देंगे। ये हमने आर्थिक सहायता बढ़ाई है। दूसरी बात, ये पेंशन की बात करते हैं तो इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये भूल गए होंगे जिन्होंने पेंशन बंद करने का काम किया था। तो अगर कोई अच्छी योजना ला रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी पीठ नहीं खींचनी चाहिए, उसकी पूंछ नहीं खींचनी चाहिए। ये अपनी अच्छी योजना बताएं, ये चुनावी घोषणा पत्र की अपनी बात करें, ये पुराने बीच में बोल रहे हो, यही अनुशासन है, यही आरएसएस और भाजपा का अनुशासन है, बीच में बोलने वाला, टोकने वाला। जब आपका समय आएगा गीत जी तब आप बोलिएगा। यही अनुशासन है आपका भाजपा का, आरएसएस का। 2004 यही अनुशासन है कि भाजपा आरएसएस का। हाँ, नाम में बोलिए। सरकार थी श्रीमान, यही अनुशासन है कि भाजपा यस जी, आपकी बात रखिए। मुझे शहरयार जी की तरफ से पूछना है जी। बीच में बोलने जी आपको मैं समझ लूंगी। चलिए यस जी, ये आवाज ही दबाने का तो काम करते हैं और करते क्या है। देखिए, दूसरी बात ये थी जो आपका सवाल था जी। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के साथ में हमारा गठबंधन पहले से है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा हमने, उससे पहले उपचुनाव भी लड़ा। जो इन्होंने एक कैराना मॉडल बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें झूठा इनके सांसद ने प्रचार किया, बाद में माफी भी मांगी कि ये मेरे द्वारा गलत सूची जारी की गई थी, किसी तरीके का कोई पलायन कैराना से नहीं हुआ है। लेकिन इनके सांसद के माफी मांगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ प्रचार करने का काम किया, जनता को बरगलाने का काम किया, समाजों में, धर्मों में और देश की जनता के बीच में खाई बनाने का काम लगातार कर रहे हैं कैराना मॉडल के नाम पे। उस कैराना की जनता ने, जब हमारे मुस्लिम भाइयों का व्रत का समय चलता है, जिसको हम हिंदू रीति रिवाज में व्रत कहते हैं, उस व्रत के समय में पहले मुस्लिम भाइयों को वोट देने का काम किया उपचुनाव में कि आप क्योंकि व्रत में हैं, आपके जुम्मे के समय चल रहा है, आप लोग भूखे रहते हैं, तो पहले आप वोट दीजिए। भरी गर्मी में फिर हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया। यह उस समय आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जिसने समाज में एकता का प्रतीक बनकर के उभरा, और ये इस एकता के प्रतीक को तोड़ना चाहते हैं। और उसी की प्रतिक्रिया आरएलडी नेता ने दी कि वो कोई चवन्नी नहीं है कि कोई भी उन्हें उछाल देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, दबाने का काम, सत्ता सिंहासन का दुरुपयोग करने का काम करते हैं, कि लोगों के घरों पे बुलडोजर चला देना, एनएसए के मुकदमे लगा देना और धार्मिक उत्पाद फैलाना। बहुत समय दिया मैंने। यश भारती जी, आपकी तरफ करना चाहूंगी। बिल्कुल आरएलडी नेता जयंत चौधरी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की जुगलबंदी जब नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से खुले तौर पर ऑफर बीजेपी की तरफ से मिला, और अब सीधा संकेत यहां पर देते हुए नजर, क्योंकि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अगर पिछले हम चुनाव में बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा वही रहा। क्या कहेंगे, किसानों में जो सरकार के प्रति नाराजगी थी, हालांकि बीजेपी ने कम करने का प्रयास जरूर किया, 3 जो कृषि कानून थे उनको वापस लेने की बात करके, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाट समर्थक जो हैं उनको साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से आरएलडी नेता जयंत चौधरी आपके साथ मिलने नजर आ रहे हैं, कितना आपको वोट बैंक पर इसका असर नजर आ रहा है? और पश्चिमी विधानसभा की अगर हम बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो क्या लगता है इस पूरे जुगलबंदी के बाद कितना असर इस इलेक्शन के असर पर, जो नतीजा आएगा उस पर पड़ता नजर आएगा? सुनीता जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को संभालने का चाह रहा हूं मैं आपसे सर, 10 सेकंड का बिल्कुल यश जी की मैं बात पूरी चौधरी चरण, माननीय शहरी, देखिए माननीय कांग्रेस पार्टी के जो सुनना भी तो सीख लीजिए। सुनना तो सीख लीजिए कि अनुशासनहीनता ही रखेंगे हर जगह। जिस प्रकार का शब्दावली का उपयोग किया था, स्वयं की पूरी पार्टी जो है वो वेट पर चल रही है, वो माननीय गृह मंत्री दूसरे को बोलने दीजिए, बस हो गया। अरे तड़ी पार हैं तो तड़ी पार हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। शहरयार जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, डिबेट का विषय समझ लीजिए। यश भारती जी, वो अब्बा जान और खाला जान और मामू जान करें, वो शब्दावली संसदीय है। और तड़ी पार जो वो हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रेंड हैं कि कैसे समय बर्बाद किया जाए। सरकार में रहेंगे तो समय बर्बाद करेंगे, टीवी चैनल में आएंगे तो समय बर्बाद करेंगे, नीति रीति की कोई बात नहीं करेंगे, कोई योजना पे बात नहीं करेंगे। देखिए, फिर समय बर्बाद करने लगे। मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं, जनता का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका भी समय बर्बाद कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, यही इनकी नीति रीति है कि कैसे समय बर्बाद करना है। सपा को यही काम है, सपा ने यही किया है। सपा ने यही अनुशासन आप सीखते हैं आरएसएस की शाखा में जाके। यही आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, वही प्रज्ञा ठाकुर जो आरएसएस के प्रचारक को मार देती है, हत्या कर देती है, यही आपकी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की भी टीम है, सपा का काम यही रह गया, विरोध करो, राष्ट्रवादी विरोधी सुनना चाह रहे हैं। बहुत कीमती समय होता है, जनता का समय होता है, वो सुनना चाह रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या है। तीनों ही पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप चुनाव में उत्तर प्रदेश के? मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से आते हैं,
सामने आया। नाथूराम गोडसे का वंशज। चलिए गीत जी आपसे अनुरोध है। सुनीता जी अनुशासनहीन लोग हैं, इनको अनुशासन में रहना सिखाइए। कैसे टीवी डिबेट में बातचीत होती है, चर्चा होती है, उसका थोड़ा अनुशासन इनको सिखाइए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक अनुशासन की सूची भेज दीजिए कि कैसे टीवी में चर्चा होती है, चर्चा से जनता को कुछ हासिल होता है। हम अपनी पार्टी की नीति रीति बताते हैं। ये भारतीय जनता अनुरोध है आपसे, आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए सर, बात रखने दीजिए। आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो चर्चा सार्थक नहीं हो पाएगी। हम जो विषय पर बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उसको साधने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं दमखम दिखा रही हैं। आप अपनी रणनीति पर लगातार कायम है। यहाँ पर मैं यश भारती जी से सवाल करूं। यश जी अपनी बात रखें। सुनीता जी आपने सवाल मुझसे पूछा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासित बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये असल में अनुशासन इनको सिखाया ही जाता है। जो इनके अंदर जो अनुशासन इनको बताया जाए वो ये जाता है कि कैसे समय बर्बाद करें। देखिए बोलने लगे, टोकने लगे, आवाज दबाने का काम करने लगे। अनुशासनहीनता इसको ही कहीं। आपका टीवी प्रोग्राम है, अगर आपने मुझे बोलने के लिए अधिकृत किया है तो ये कौन होते हैं मेरे बीच में बोलने वाले? ये अनुशासनहीनता इनको सिखाई जाती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन नहीं दिखाएंगे जो इनको सिखाया गया है, तो ये वहां जाकर के डंडे खाएंगे, ये वहां जाकर पिटाई खाएंगे। तो अपने डंडे खाने के लिए, अपनी पिटाई से बचने के लिए आप अनुशासनहीनता करते हैं। घर घर चलो अभियान के लिए बैठेंगे या जूतों की माला पहन रहे हैं? अब सबका भी यही हाल हो गया है। स्वयं नेता जो है जानते हैं। अरे नाजायज पार्टी के प्रवक्ता शहरयार जी शब्दों को आप इस्तेमाल सही तरीके से करें। जितने शब्द हो सकते हैं तो कांग्रेस के सुनीता जी मेरा ये आग्रह है, या तो इनकी आवाज बंद कर दीजिए या इनको खुला बोलने दीजिए, ताकि ये एक्सपोज हो सके जनता के सामने कि कितने अनुशासनहीन लोग हैं ये। मवालियों के साथ रहने का ही काम है। नाथूराम गोडसे और वही अभी भी कर रहे हैं। होने के नाते कम से कम शब्दों की मर्यादा आप सभी सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप इनको टाइम देते रहेंगे, दूसरों के टाइम में ये बोलते रहेंगे और सुनते रहेंगे। क्या चाह रहे हैं? इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। इनका ऑडियो बंद करिए। इनका काम करना है जनता के बीच में। और देखिए उत्तर प्रदेश। अच्छा गीत जी मुझसे बात कर लीजिए, क्यों बोल रहे हैं आप? आपको बोलने के लिए बोला गया है क्या? अरे आपको बोलने के लिए बोला गया है क्या गीत जी? चलिए गीत जी में आपसे सवाल पूछा गया है क्या? आपको बोलने का अवसर दिया गया है क्या? अगर एंकर जो सुनीता पटेल जी हैं जो टीवी चैनल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो क्या आप उनको बोलने नहीं देंगे क्या? कि टीवी की भी आवाज दबा देंगे, पार्टियों की आवाज भी दबा देंगे, किसानों के ऊपर आप कार चला देंगे, कुचलने का काम कर, हर एक को कुचलेंगे क्या? पार्टी को छोड़िए, अपनी पार्टी को देखिए। एक स्टेज में नहीं आ पा रही, बात कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी। चलिए यश जी को मैं समय दे रही हूँ। उत्तराखंड में देखेगी, गोवा में देखेगी, मणिपुर में देखेगी, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की उपयोगी है, सबको मालूम है। और शहरयार खान जी सबक ले लीजिए मध्य प्रदेश में जो हुआ था। चलिए गीत जी और शहरयार जी आप दोनों की आवाज मैंने म्यूट करवाई है। यश जी बिल्कुल अपना पक्ष रखें आप, क्योंकि देखिए सुनीता जी ये राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय चेहरा है। कैसे लोगों की आवाज दबानी है, कैसे बोलने से रोकना है, ये सारी इनको ट्रेनिंग मिलती है। यही बूथ स्तर पे ये ट्रेनिंग देते हैं, यही अपनी कार्यशालाओं में ट्रेनिंग देते हैं। नहीं तो टीवी में चर्चा होगी, हम अपनी पार्टी की नीति रीति बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जनता निर्णय करेगी क्या करना है, आप निर्णय करेंगी क्या करना है। ये कौन होते हैं बीच में रोकने और टोकने वाले? आप सवाल मुझसे कह रही हैं, बार बार ये बीच में बोलने लगते हैं। आप सवाल कुछ कहेंगे, ये बीच में बोले, देखिए फिर बोलने लगे, देखिए फिर बोलने लगे। यही इनको बूथ स्तर में सिखा रहे हैं ना, यही जबरदस्ती अतिक्रमण करना ही तो सिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो है नेता जो है बाहुबल का यूज कर रहे हैं और सपा पार्टी के लोग जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। सुनीता जी इनको कहां से डिबेट में बिठा लिया? डिबेट करने का सलीका नहीं है, बीच में कूद रहा है, बीच में कूद रहा है। सर मेरे पास 5 मिनट का वक्त है, थोड़ा वक्त दे पाऊंगी। सुनीता जी मेरी बात पूरी नहीं आ पा रही है, बार बार ये अतिक्रमण कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इस तरीके की चर्चाओं का कि जनता का कीमती समय खराब करें। जनता का समय इन्होंने सरकार में रहते भी खराब किया और टीवी चैनल में भी खराब कर रही है। जवाब दे नहीं पा रहे हो पूर्व के मुख्यमंत्री। अरे तो आप चुप तो रहिए भाई। अरे गीत मत गाइए, गीत जी जो गीत आपको सिखाया गया वो गीत मत गाइए। मुझे चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ जाएगा। मुझे थोड़ा समय है, हमारी जो जनता यहाँ इस वक्त वीआईपी न्यूज चैनल देख रही है वो जानना चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। अगर वो चयन करना चाहते हैं कि उन्हें वोट कब डालना है, किस पार्टी के लिए वोट देना है। 10 तारीख को चुनाव है और लगातार दमखम के साथ आप सभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चर्चा अगर सार्थक नहीं होगी तो जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी। यश जी अपनी बात रखें, समय की कमी है। देखिए मैंने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेकर के आपने पूछा, ये उनकी विरासत का चुनाव है। निश्चित तौर पे
ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज उनके पुत्र को बुला रही है, आमंत्रित कर रही है। लेकिन अजीत सिंह जी ने जब एक बंगला मांगा जिसमें चौधरी चरण सिंह जी रहते थे ताकि उनके लिए मेमोरियल बनाया जा सके पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, तो इन्होंने बंगला नहीं दिया। यह सोच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और एक किसान नेता के नाम से जो देश में जाने जाते थे चौधरी चरण सिंह जी, उनका नाम खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया समय समय पे। किसान नेताओं, किसानों के लिए जो काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया, उस काम की दम पे वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उसमें जाति और धर्म नहीं आता, अन्नदाता आता है। आज हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो साझा प्रेस वार्ता करी है, उसमें यह संदेश देने का काम किया कि अन्नदाता कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए अन्न संकल्प भी दिलाया वहां पे पत्रकार साथियों के कि अन्न संकल्प लें, अन्नदाता को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर हम अन्न ग्रहण करते हैं तो अन्न का संकल्प लें कि अन्नदाता को बचाना है। यह अन्नदाताओं को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से अन्नदाताओं को रोधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, केंद्र में बैठे हुए मंत्री के लोगों ने किया, उनको खत्म करने का चुनाव है। उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, बरगलाने का काम कौन करता है? परिवारवाद की बात करेंगे, अपराध की बात करेंगे। अभी राजनाथ सिंह जी के दोनों पुत्रों को टिकट किस पार्टी ने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने। उस परिवारवाद की बात नहीं करेंगे। कल्याण सिंह जी के पुत्र को टिकट किसने दिया है? उस परिवारवाद की बात नहीं करेंगे। अन्य लोग जो लाइन में लगे हुए लगातार बात कर रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी कह रही है मेरी टिकट ले लो, मेरा त्याग पत्र ले दो, लेकिन मेरे बेटे को टिकट दे दो। तो ये लोग कौन है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कलराज मिश्र जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ परिवारवाद की बात करती है, बदनाम करने का काम करती है दूसरी पार्टी। हम परिवारवाद के खिलाफ नहीं है। सुन लीजिए सर, अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी ने जो संदेश देने की कोशिश की है, क्या लगता है पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसके नतीजे वो दोहरा पाएगी बीजेपी, या इस जुगलबंदी से आपको लगता है कि कुछ झटका मिलने वाला है बीजेपी को? देखिए सुनीता जी, सबसे पहले तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, ये चुनाव न 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अकेले नहीं लड़ा था, ना 2019 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अकेले लड़ा। ये अपने सहयोगी दलों के साथ में लड़ी हुई है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है, अपने सहयोगी दलों के साथ में लड़ रही है। कई सहयोगी दल इनको छोड़ के जा चुके हैं। और क्या आरोप लगा रहे हैं? वही आरोप लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्टी छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो आरोप लगा रहे हैं कि ये पिछड़ों विरोधी है, जो अन्य लोगों का शोषण कर रही है, ये महिला विरोधी है, ये जनता विरोधी है, इनने जनहित के कोई काम नहीं किए। ये आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे और केंद्र में मोदी जी के ऊपर। तो ये हमारे आरोप नहीं है, इनके जो सहयोगी रहे उनके हैं, जो इनके विधायक रहे ये उनके हैं। तो ये जनता त्राही त्राही मची हुई है। नौजवान इलाहाबाद में पिटाई खा रहा है जो अपने हक अधिकार के लिए, जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और पेपर लीक करने में जो पकड़े जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं लगातार। ये उन्नाव की घटना बता रहे थे, कुलदीप सेंगर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के गया तो पीठ थपथपाई थी इन्होंने। और वो कुलदीप सेंगर जो एक उदाहरण पेश हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसने वकील को मारा, पीड़िता को मारा, गवाहों को मारा, और अगर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो उस पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिल पाता और वो बेटी पीड़ित ही रहती जिंदगी भर।